हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक फर्स्ट। दिस इज द बुक क्लास 12 एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया। जिन लोगों के पास ओरिएंट की ब्लैक सॉन है वो भी चलेगी, पब्लिकेशन डिफरेंट है, बाकी सेम बुक एनसीईआरटी की है वो। चैप्टर नंबर 2, a new phase in Europe's eastern trade। इसका मतलब है न्यू यानी कुछ ना कुछ ओल्ड रहा होगा, यानी कि ट्रेड जो था वो पहले से ही चल रहा था। ट्रेड वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन बिटवीन whom? Between east and west. Trade was already going on between east and west. East means what? Asia. And in Asia also specifically India and China. And west means Europe. So between east and west. यूरोप को ट्रेड की जरूरत क्या थी ईस्ट से? क्योंकि यूरोप कैसा रीजन है? यूरोप इज अ कोल्ड रीजन, और कोल्ड रीजन को जरूरत है किसकी? प्रिजर्वेटिव की, ताकि अपने फूड्स को वो क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। तो यूरोप की कैसा रीजन है? कोल्ड रीजन है, और कोल्ड रीजन को किसकी जरूरत है? प्रिजर्वेटिव की जरूरत है। इंडिया चाइना कैसे रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन। तो प्रिजर्वेटिव कहाँ होंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। और सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेटिव स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी कि मसाले, और प्लस स्पाइसेस प्रिजर्वेटिव की तरह तो एक करते ही करते हैं, प्लस इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। लौंग, काली मिर्च, हल्दी, सबकी क्या होती है? मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो ट्रेड वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और यूरोप जो था, वेस्ट जो था, वो प्री मॉडर्न टाइम से ही किस पे डिपेंडेंट है? ईस्ट पे। किसके लिए? ट्रेड के लिए, स्पाइसेस के लिए। क्यों? स्पाइसेस क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, और मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। लेकिन दिक्कत ये है, यूरोप कैसा रीजन है? कोल्ड रीजन है। और एशिया कैसा रीजन है? मेजरली एशिया कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। तो स्पाइसेस कहाँ के फूड होंगे? ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। कोल्ड रीजन में ये हो नहीं सकते। इसलिए वेस्ट जो था हमेशा से ही किसके संग क्या था? ट्रेड में था। किसके साथ? ईस्ट के साथ। लेकिन न्यू फेज की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर न्यू फेज की जरूरत पड़ी भी तो ओल्ड फेज क्या था हमारा? ये जो ट्रेड था ओल्ड ट्रेड रूट में था। ओल्ड रूट, ये ओल्ड रूट था हमारा सिल्क रूट। कौन सा रूट था? सिल्क रूट। सिल्क रूट बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊं तो चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, वेस्ट एशिया, देन यूरोप। ये जो रूट था, इस रूट को बोला जाता था ओल्ड टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स से इस रूट को क्या बोला जाता था? सिल्क रूट। और करंटली चाइना क्या कर रहा है? इस सिल्क रूट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। क्या कर रहा है? इस सिल्क रूट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। किसके थ्रू? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ और नहीं है, इस सिल्क रूट को रिवाइव करने की पॉलिसी है चाइना की। और हाल ही में G7 कंट्रीज ने वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या किया है? इस BRI को काउंटर करने की टेक्निक निकाली है। उस टेक्निक का क्या नाम है? BBBW।
बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BBBW, जिसमें क्या कर रहा है, $40 ट्रिलियन फंड दे रहा है अमेरिका इस BRI को काउंटर करने के लिए, चाइना की। ठीक है सर, ये है हमारा सिल्क रूट। तो जो ओल्ड रूट था वो हमारा क्या था, सिल्क रूट था, इसके थ्रू क्या होता था, ट्रेड होता था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये जो ट्रेड था, ये जो था बहुत सारे मिडिलमैन के थ्रू होके गुजरता था। एग्जाम्पल अरब्स और इटालियंस, क्या था, बहुत सारे मिडिलमैन के थ्रू, मिडिलमैन यानी जो बीच में ब्रोकरी का काम करते हैं। ईस्ट वेस्ट मिडिलमैन, बहुत सारे मिडिलमैन के थ्रू होकर गुजरता था। एग्जांपल अरब्स और इटालियंस। यहाँ पे कई बार क्या होता था, कई सारी फीस या फिर टैक्स टाइप का भरना पड़ता था इन मिडिलमैन को, लेकिन उसके बावजूद ये क्या था, प्रॉफिटेबल ट्रेड था, इसमें नुकसान नहीं होता था, प्रॉफिट ही होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये ट्रेड चल रहा था कि तभी जो है एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्या था वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, कौन सी है, 1453, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर सर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1453, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। आप में से कोई बता सकता है क्या था? टर्क्स जो थे, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल का पुराना नाम है। 1453 में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्क्स ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये जो पूरा सिल्क रूट, जो पुराना ओल्ड रूट था ट्रेड का, ये किसके डोमिनेंसी में आ गया, किसके, टर्क्स के। ये जो सिल्क रूट था ये डोमिनेंसी में आ गया टर्क्स के। जिसके बाद क्या हुआ, ये टर्क्स क्या थे, हॉस्टाइल थे। टर्क्स हॉस्टाइल थे किसकी तरफ, यूरोप की तरफ। टर्क्स हॉस्टाइल थे किसकी तरफ, यूरोप की तरफ। हॉस्टाइल का यहाँ पे मतलब है कंट्री जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे की तरफ क्या है, हॉस्टाइल है। ऐसे ही टर्क्स क्या थे, यूरोप की तरफ हॉस्टाइल थे। तो अब ट्रेड तो चलना ही चलना था, और क्या हुआ, यूरोप की एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया। तो इन सब के बैकग्राउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ने जन्म लिया यूरोप में। प्रॉब्लम क्या हुई, पहली बात तो मिडिल मैन के थ्रू होकर गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो था ट्रेड जो था प्रॉफिटेबल था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब 1453 में टर्क्स ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, उसके बाद ये ट्रेड रूट पूरा किसके अंडर डोमिनेंस में आ गया, टर्क्स के। जिसके बाद यूरोप की एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया, जिसकी इन सब के बैकग्राउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ने जन्म लिया वहां पे, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री लिखी पूरी। वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था रेनेसांस। इस चीज ने यूरोप में जन्म लिया इन सबके बैकग्राउंड में। रेनेसांस का मतलब होता है, सिंपली अगर बताऊं आपको तो, रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। तो जो लोगों को रैशनलिज्म का मतलब नहीं पता उनको बता दे रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। हमें किसी की तरफ बायस नहीं रहना है, कुछ नहीं करना है। अगर सही बोल रहा है तो उसकी बात सुननी है, नहीं बोल रहा है आपकी मर्जी। ये मतलब हुआ रैशनलिज्म का। और रैशनलिज्म इंडिया में इस टाइम बहुत ना के बराबर, नेग्लिजिबल। और इंडियन पॉलिटिक्स से तो रैशनलिज्म गायब ही हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है सर,
इस चीज ने वहां पे बर्थ लिया रेनेसांस ने। और रेनेसांस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। रेनेसांस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। क्योंकि यूरोप के रेजिस्टेंस पे सवाल था, उसे स्पाइसेस चाहिए ही चाहिए थे, और ट्रेड किसके अंडर कंट्रोल में आ चुका था? टर्क्स के। टर्क्स क्या थे? हॉस्टाइल थे। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ने बर्थ लिया, किसने? रेनेसांस ने। और रेनेसांस का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो अब उन्होंने कहा कि अगर समुद्र कहीं पे खत्म होता है और उसके बाद दुनिया हम गिर भी जाए तो भी हमें चिंता अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस पे सवाल है, हमें अब जाने ही जाना है। इसके ड्रॉप बैकग्राउंड में क्या हुआ? 1492, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। कोलंबस अपना वॉयज लेके निकले, किस किस चीज के लिए? इंडिया के तरफ सी रूट को फाइंड करने के लिए, यूरोप से इंडिया का सी रूट फाइंड करने के लिए 1492 में कोलंबस निकले सबसे पहले। लेकिन वो जब निकले तो वो कहीं पे पहुंचे और उन्होंने उसको कह दिया कि वो इंडिया पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में जब पता चला वो कहां पहुंचे थे, वो पहुंचे थे न्यू वर्ल्ड। वो पहुंचे न्यू वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड क्या था? जिसे आज हम और आप लोग सब लोग क्या जानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोलंबस पहुंचे न्यू वर्ल्ड, उन्होंने नाम दिया उस जगह को न्यू वर्ल्ड, जो बाद में जाके यूएसए बना। ये फेल हो गए। कोलंबस जो है इंडिया के लिए सी रूट खोजने निकले थे, लेकिन 1492 में क्या हो गए? फेल हो गए। जिसके बाद जो अगले पर्सन निकले, वेरी फेमस वन, वास्को डी गामा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1498 वास्को डी गामा अपने वॉयज के साथ निकले। वास्को डी गामा कौन थे? पोर्टुगीज थे। वास्को डी गामा निकले, ये कहां पहुंचे? अफ्रीका को पूरा सर्कम नेविगेट करते हुए ये पहुंचे केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप से ये पहुंचे इंडिया। इंडिया में कैलिकट। और जब ये इंडिया में आए, इंडिया में कुछ दिन रुके और वहां से वापस गए, तो ये जो भी अपने साथ सामान लाए थे उसे इन्होंने यहां पे बेचा, और इसके थ्रू इन्हें क्या हुआ? 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। 60 टाइम्स उन्हें प्रॉफिट हुआ। सर अगर आप कोई चीज 10 रुपए की लाके 20 रुपए में बेच दें, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दें, आप पागल हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? 10 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया? 600 रुपए में। 60 टाइम्स प्रॉफिट। सीधा मेंटल कंडीशन हो। इन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। और इस 60 टाइम्स में जो था, यूरोपियंस को मौका दिया। इंडिया के लिए यूरोपियंस भागने लगे। इस 60 टाइम्स प्रॉफिट देख के यूरोपियंस पागल हो गए। वो क्या करने लगे? इंडिया की तरफ हर कोई भागने लगा। और यही मेन रीजन बना कि यूरोपियंस ने क्या किया? पहले तो नया रूट निकाला, और फिर इस 60 टाइम्स प्रॉफिट ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया इंडिया की तरफ भागने के लिए। और फिर हम देखते हैं एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, अपनी कंपनी फॉर्म करती हैं। क्यों? क्योंकि वो 60 टाइम्स प्रॉफिट से पागल हो चुके थे। तो कंक्लूजन, 1453, 1492, 1498, पूरी हेडिंग में 3 ईयर याद करने वाले केवल बस। 1453 में क्या हुआ? टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। 1492 कोलंबस निकले तो इंडिया की खोज करने के लिए सी रूट की, लेकिन कहां पहुंचे? न्यू वर्ल्ड। 1498 वास्को डी गामा कैलिकट।
और यहाँ से शुरू होता है यूरोपियंस कंपनी का एक के बाद एक आना। और इससे पहले जितनी भी लड़ाई हो रही थी यूरोपियंस में, टर्क्स में, जितनी भी लड़ाई होती थी सब कहाँ हो रही थी, लैंड पे हो रही थी। क्यों? क्योंकि किसी को सी रूट के बारे में पता ही नहीं था इतना। तो हम देखेंगे प्री मॉडर्न टाइम्स में नेवी की जरूरत ही नहीं थी, नेवी थी ही नहीं है, कंप्लीटली नेग्लिजिबल थी नहीं नेवी। क्यों? क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्यों की? वो क्यों मरने को भी तैयार थे कि अगर समुद्र खत्म होता है तो हम मर जाए, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल है। क्यों? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है सर, ये हेडिंग थी फर्स्ट हेडिंग। अगर इसको एक पेज में, केवल एक पेज आप कर सकते हैं, क्या होगा? वाई न्यू फेज की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेड जो था मिडिल मैन और प्लस ट्रस्ट के थ्रू होके जा रहा था। ट्रस्ट क्या थे? हॉस्टाइल थे। देन 1453 में टर्क्स ने क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। 1498 वास्को डी गामा इंडिया आए, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया, जिसके बाद यूरोपियंस पागल हो गए और वो इंडिया की तरफ एक के बाद एक करके भागने लगे। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट हो, सजेशन हो, क्रिटिसिज्म हो, आप बता सकते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डिवाइड एंड रूल की। डिवाइड एंड रूल किसने बनाया? सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडिया में कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज। बनाया किसने? नहीं, ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया ये रूल। आपका होमवर्क है ये डिवाइड एंड रूल किसने बनाया, और एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर कौन सा चैप्टर या कौन सी हेडिंग है, ये आपको फाइंड करना है। ये बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।